अस्सलाम वालेकुम जनाब। थोड़ी सी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ गया और फिर लैपटॉप की चार्जिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। लिहाजा थोड़ी प्रॉब्लम हुई पिछले लेक्चर में। तो हम थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं कि हमने जो है वो पिछले लेक्चर में जो ज़्यादा देर का नहीं था उसमें क्या हमने पढ़ा था। आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे कि जो नॉन लीनियर इक्वेशंस है वो अलजेब्राइक भी हो सकती है और ट्रांसेंडेंटल भी हो सकती है। उन्हें सॉल्व करने के लिए मतलब जो उनमें वेरिएबल्स हैं उनकी उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी लिस्ट आपके इस वक्त सामने है। अभी तक हमने उनमें से कोई भी मेथड डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह आज की क्लास में ज़रूर कोई मेथड हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बुनियादी बातें कर रहे थे। उसमें हमने कहा था कि इक्वेशन अलजेब्राइक भी हो सकती है, इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल भी हो सकती है। फिर हमने अलजेब्राइक इक्वेशन की मिसाल आपको दी थी कि ये वो इक्वेशन होती है जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होती है, जबकि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस वो होती है जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस में इनका कॉम्बिनेशन। फिर हमने आपसे ये कहा था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है एक्स की उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना जिन्हें इक्वेशन में जब रीसब्स्टिट्यूट करें तो वो उससे सेटिस्फाई करें। फिर हमने अलजेब्राइक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि एन डिग्री की जो इक्वेशन होती है उसके एन ही रूट्स पॉसिबल है। यहाँ एन एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर हाल में दो ही रूट्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशन के तीन होंगे, बाइक्वार्टिक इक्वेशन के चार रूट्स होंगे और अगर किसी इक्वेशन की पावर 50 है तो उसके 50 रूट्स होने चाहिए। अब अगर ये रूट्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स की फॉर्म में आते हैं, तो अलजेब्राइक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आएंगे। ए प्लस आयोटा बी अगर एक रूट है तो ए माइनस आयोटा बी भी एक रूट होना चाहिए। उसके बाद हम डिकार्ड्स रूल की तरफ आ रहे थे कि ये हमें क्या बताता है। ये कहता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 with real coefficients cannot exceed the number of changes in the sign of the coefficient in the polynomial f of x equal to 0। इसका क्या मतलब है? थोड़ी मुश्किल बात है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, साफ नज़र आ रहा है ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, इसमें जो डिग्री है कि वो 3 है। तो जो हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन की प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से इसके तीन रूट्स होने चाहिए। एक्स की तीन ऐसी वैल्यूज़ मिलनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यानी जब उन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करवाएं तो राइट हैंड साइड की तरह लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो आनी चाहिए। अब अभी तो हमें वो वैल्यूज़ नहीं पता कि वो कौन सी तीन वैल्यूज़ हैं, लेकिन हो सकता है जब हम वो इस क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करें वो तीनों आंसर्स आ जाए। हो सकता है वो तीनों आंसर्स की जो साइड हो, तीनों रूट्स की जो साइड हो वो पॉजिटिव ही हो सकता है तीनों नेगेटिव हो सकता है दो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो सकता है दो नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। तो हमें बगैर सॉल्व करे कैसे पता चल सकता है कि इस इक्वेशन में जो रूट्स है तीन है वो क्या सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे, कैसे पता चल सकता है? तो डिकार्ड साहब ने ये कहा था कि जो भी आपके पास अलजेब्राइक इक्वेशन है आप उसमें देखिए कि कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। जितनी बार साइन चेंज हो रहा होगा कभी भी उससे ज़्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं होंगे। तो अगर आप देखें तो पहली टर्म में एक्स क्यूब ये पॉजिटिव है, उसके बाद अगली टर्म क्या साइन है माइनस, यानी एक्स क्यूब से जब आप -3x² पर आएंगे तो साइन पहली बार चेंज होगा, प्लस से माइनस एक बार होगा। फिर जब आप -3x² से +4x पे जाएंगे फिर साइन चेंज होगा, तो दो बार हो गया। फिर जब +4x से आप -5 पे जाएंगे फिर साइन चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में 3 बार साइन चेंज हुआ। तो इसका मतलब है कि डिकार्ड साहब ने जो कहा था, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको स्लाइड, कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं इस अलजेब्राइक इक्वेशन के वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते किससे, जितनी मरतबा इसकी साइन चेंज हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी साइन जो चेंज हुई है वो 3 बार हुई है। तो इसका मतलब है इसमें 3 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते, 3 से ज़्यादा इसमें पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते। अब क्योंकि इसके रूट्स ही 3 है
और डिकार्ड्स के हिसाब से 3 पॉजिटिव रूट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के सारे रूट्स पॉजिटिव हैं। ठीक है भाई ऐसे ही वहाँ पर नेगेटिव रूट्स की भी एक प्रॉपर्टी लिखी है, उसको ज़रा आप चेक करिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई है जिसे हम IVP कहते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। यूँ समझ लीजिए कि जो आपको लिस्ट दिखाई गई थी अभी न्यूमेरिकल मेथड्स की, जो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिनमें बाइसेक्शन मेथड भी है, रेगुलर फॉल्सी मेथड भी है और बहुत सारे, उन तमाम मेथड्स की और उनमें से ज़्यादातर की जो बैकबोन है वो ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको ज़रा समझिएगा। ये कहती है इफ एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल। ज़रा मुश्किल वर्ड्स है यहाँ। अब आप थोड़ा इमेजिन करें जहन के अंदर अपने कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अपने अपने जहन में कोई भी फंक्शन ले गए, जैसे मैं लेकर आया हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हैगा साइन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। किसी के जहन में कॉस एक्स आ सकता है, किसी के जहन में एफ ऑफ एक्स आ सकता है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1। वो कह रहा है ये एक रियल वैल्यूड है, यानी इस फंक्शन से जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो हमेशा रियल वैल्यू होंगी और कंटिन्यूअस है एक क्लोज इंटरवल में। यानी एक खास आपने इंटरवल ले लिया और लेट से आपने कहा कि x की वैल्यू -1 से +1। इस फंक्शन को जब हम देंगे -1 से +1 के इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, यानी हर -1 से +1 की वैल्यू पर ये फंक्शन कोई ना कोई आपको रियल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसी क्लोज इंटरवल में a और b इसके एंडिंग पॉइंट, और वो कह रहा है कि जब हम इस फंक्शन में a रखवाते हैं और अगली बार जब b रखवाते हैं, जैसे यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी फंक्शन की, आप देखिए क्या वो दोनों वैल्यूज एक बार a रखने से और एक बार b रखने से क्या वो दोनों वैल्यूज अपोजिट आती हैं, यानी उनका साइन अपोजिट आता है, यानी एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में। अगर तो ऐसा है तो ये प्रॉपर्टी गारंटी करती है कि फिर ए और बी के दरमियान कम से कम एक वैल्यू, जिसे हम बीटा कहेंगे, ज़रूर होगी जहाँ ये फंक्शन ज़ीरो हो जाए। और आप जानते हैं कि जिस वैल्यू पर फंक्शन ज़ीरो रिटर्न करता है वही उसका रूट कहलाता है। तो कम से कम एक वैल्यू ज़रूर ऐसी होगी कि जहाँ ये फंक्शन ज़ीरो होगा। तो इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या हुआ, अब अगर हमें ये पता लग जाए कि क्लोज इंटरवल है ए और बी और इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है और ए और बी के फंक्शन की साइन अपोजिट है, तो गारंटी करता है ये थ्योरम या प्रॉपर्टी इस ए और बी के दरमियान कम से कम एक एक्स की ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जहाँ फंक्शन ज़ीरो रिटर्न करेगा। मुश्किल बात थी, ज़रा आप एग्जाम्पल से समझते हैं इसको लेकिन एग्जाम्पल पे अभी कुछ देर के बाद आपको लेकर आएंगे अब ये एक सादी सी स्लाइड्स है। जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स आप पढ़ेंगे इस कोर्स में, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करें या अलजेब्राइक इक्वेशन को, उन्हें दो हिस्सों के अंदर, ये दो कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्ट मेथड्स और आइटरेटिव मेथड्स। डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, इन मेथड्स को तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको अपने रूट की कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ना हो, यानी हमें पता ही ना हो कि हमारे फंक्शन का जो रूट है वो क्या होगा, उसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं। जबकि सेकंड जो क्लास है वो है आइटरेटिव मेथड की। इसमें हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर दिया जाएगा या वो स्टार्टिंग पॉइंट हमने कैलकुलेट करना होगा। आइटरेटिव मेथड तभी रहेंगे जब आपको अपने फंक्शन की कोई कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पता हो। अभी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अगर हमें ना पता हो तो हम इसे दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड के ज़रिए और दूसरा एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तो एनालिटिकल मेथड बारे में इसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन हम ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में वो कह रहा है कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसे दो फंक्शन में आप लिख लीजिए। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो इसको इस तरह रीराइट करें कि आपको दो फंक्शन मिले, एक f1x मिले, एक f2x मिले, और फिर इन दोनों फंक्शंस को आप प्लॉट करें। जब आप इन्हें प्लॉट करेंगे तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे
उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एब्सिसा देखना। जो एब्सिसा होगा वही आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे फंक्शन है एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन। अब मैं कर ये रहा हूँ कि माइनस साइन एक्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरह आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन एक्स, जिस तरह कि आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है। ये जो एक्स माइनस वन है इसे मैं एफ वन एक्स कह देता हूँ, और ये जो साइन एक्स है इसे मैं एफ टू एक्स कह देता हूँ। यानी दो फंक्शन है, दोनों को मैंने वाई वाई कह दिया। अभी इन्हें प्लॉट कर देता हूँ। तो एक्स माइनस वन जो है इसका प्लॉट एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और साइन एक्स का प्लॉट तो आप सबको पता है साइनोसाइडल वेव आता है। अब ये दोनों आप देख रहे हैं कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जब उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम उसके करस्पॉन्डिंग जब हम एक्स वैल्यू देख रहे हैं तो वो टू से थोड़ी पहले आ रही है। टू से थोड़ी पहले का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 1.9। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमें नॉन लीनियर इक्वेशन दी गई थी उसका अगर हमें सही सॉल्यूशन निकालना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे आइटरेटिव मेथड में 1.9। यानी हम मानेंगे कि हमारा एक्स जो है वो 1.9 है, और फिर किसी मेथड को अप्लाई करके इस 1.9 को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएंगे और एक्चुअल रूट की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर हम इस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को मालूम करने के लिए एनालिटिकल मेथड लगाएंगे। ये जो एनालिटिकल मेथड है ये बेस करता है अभी जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी आईवीपी पे। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई आपके पास एक फंक्शन है थ्री एक्स माइनस अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स। अब आप दो ऐसी एक्स की वैल्यूज चूज करें जिस पर इस फंक्शन की वैल्यूज एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। अभी आपके अपने ऊपर है, हो सकता है वो आपको वैल्यूज दे दे और ना दे, तो फिर आपने खुद वो वैल्यूज सोचनी पड़ेगी। आप कैसे सोचेंगे? ट्रायल एंड एरर बेस पे आप कोई वैल्यू ट्राई अज्यूम करेंगे, वो रखवाएंगे, निकालेंगे, देखें साइन पॉजिटिव आ गया, अगली वैल्यू रखवाएं। अगर उस पर भी लकीली साइन नेगेटिव आ जाता है तो वो इंटरवल आपका शुरुआत के लिए काफ़ी होगा, लेकिन ये ट्रायल एंड एरर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने जब इस फंक्शन में ज़ीरो लगवाया, ये गैसिंग वर्क है, तो माइनस वन आ गया। वन इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन इंपॉर्टेंट है, साइन है माइनस, माइनस आ गया। अब जीरो के बाद मैंने नेक्स्ट वैल्यू वन लगवाई, लकी जब वन लगवाता हूँ तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करता है 1.64299। अगेन वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन इंपॉर्टेंट है। साइन क्या है? पॉजिटिव। तो जीरो पर नेगेटिव और वन पर पॉजिटिव आ गया, दोनों पर अपोजिट साइन मिल गए। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो से लेके वन के दरमियान, लिहाजा आईवीपी के मुताबिक जीरो और वन के दरमियान कम से कम एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जहाँ ये फंक्शन जीरो हो रहा हो। और किसी भी फंक्शन के जीरो होने का मतलब है एक्स वाई एक्सिस की दुनिया में या एक्स वाई प्लेन में ये फंक्शन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। ठीक है भाई। तो here f of 0 and f of 1 are of the opposite sides. Therefore, using intermediate value property, we infer that there is at least one root between x equal to 0 and x equal to 1. This method is often used to find the first approximation to a root of either transcendental equation or algebraic equation. तो बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि ये मेथड आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे इक्वेशन अलजेब्राइक हो चाहे ट्रांसेंडेंटल हो। तो अभी हमें इक्वेशन दी गई थी वो ट्रांसेंडेंटल थी, लेकिन आप अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। Hence, in analytical method, we must always start with an initial interval a comma b, so that f of a and f of b have opposite sign. ठीक है भाई, एनालिटिकल मेथड में हमेशा हम एक इनिशियल इंटरवल कंसीडर करते हैं ए कोमा बी, लेकिन लाजमी है कि ए और बी पर फंक्शन की जो साइन है वो अपोजिट होनी चाहिए। ये ए और बी हो सकता है वो आपको दे दे क्वेश्चंस के अंदर, ये सवाल देने वाले हैं, बुक में मेंशन हो, पेपर में दिया हो, या फिर आपको ये भी खुद ही गैस करना पड़ेगा। Now, here comes the first method to solve the non-linear equation, bisection method. इस मेथड को बोल्जेनो मेथड भी कहा जाता है, बायसेक्शन मेथड। इस मेथड के नाम पर गौर करिएगा, इस टाइटल के अंदर ही आधी कहानी मौजूद है। पहले इस मेथड को पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। सपोज वी विश टू लोकेट द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अगेन ये एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कोई भी अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो सकती है।
और हम इसका रूट निकालने लगे। रूट का मतलब x की वो वैल्यू कि जो इस फंक्शन में रखवाए तो 0 रिटर्न करते हैं इन एन इंटरवल से x नॉट कॉमा x1। वो जो अभी हम a कॉमा b कह रहे थे ना, अब हमने उसे x नॉट और x1 कह दिया। इस इंटरवल में हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने क्या फर्ज किया कि x नॉट पे जो फंक्शन है और x1 पे जो फंक्शन है, इन दोनों की साइन अपोजिट है। मतलब जब हम एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इनमें से प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा या माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो हमेशा जवाब नेगेटिव आएगा, और हर नेगेटिव जीरो से लेस होता है। तो ये आई को लिखने का एक दूसरा तरीका है कि जिन दो वैल्यूज को आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर उन दोनों पर फंक्शन की वैल्यूज का प्रोडक्ट लेस देन जीरो यानी नेगेटिव है और उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आई गारंटी करता है कि उस इंटरवल में एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जहाँ फंक्शन आपको जीरो रिटर्न करेगा। और जीरो रिटर्न करने का मतलब है फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन crosses the x-axis between x0 and x1, which guarantees the existence of at least one root in the interval. मैं बार बार कह रहा हूँ एटलीस्ट वन, हो सकता है वो ग्राफ दो बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करे इस इंटरवल में, तीन बार करे, चार बार करे, इससे भी ज़्यादा बार कर सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो ज़रूर करेगा। अब द डिजायर्ड रूट इज अप्रोक्सीमेटली डिफाइंड बाय द मिड पॉइंट। अब होगा क्या अगर एक्स नॉट के ऊपर और एक्स वन के ऊपर अपोजिट साइन है, तो जैसा हमने कहा इन दोनों के दरमियान में कहीं रूट होगा। हो सकता है वह एक्स नॉट के करीब हो सकता है वह एक्स वन के करीब हो। अब कहाँ हैगा हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं इन दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो उसके लिए हम करते ये कि जो हमारा इंटरवल है एक्स नॉट से एक्स वन का, इसमें जो रूट की वैल्यू रहेगी, सही रूट की वैल्यू रहेगी, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम इस इंटरवल को थोड़ा छोटा करते हैं। वो छोटा करने के लिए हम करते ये हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं। अब वो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं कि एक्स नॉट में एक्स वन ऐड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, तो जो नया आंसर आएगा वो एक्स टू होगा। अब ये जो एक्स टू आया है, अगर तो इस एक्स टू पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाती है, जैसा ये लिखा हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स टू जीरो, तो लाजमी ये जो एक्स टू होगा यही हमारा रूट होगा। लेकिन हो सकता है इस एक्स टू के ऊपर भी जीरो ना आए। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि हमारा रूट जो है अब या तो वो एक्स नॉट एक्स टू के दरमियान में होगा या फिर एक्स टू एक्स वन के दरमियान में। अब इनमें से किस तरफ जा रहे हैं, यानी एक्स नॉट से एक्स टू की तरफ जाना है या एक्स वन से एक्स टू की तरफ जाना है। उसके लिए आप इस एक्स टू के ऊपर जब फंक्शन निकालते हैं तो इस फंक्शन की हमारे पास कोई ना कोई साइन आएगी, और वो साइन आप देखें अपोजिट होनी चाहिए, जिसके साथ अपोजिट है बस उस इंटरवल में चले जाएंगे आप। तो अगर आपको लगता है कि एक्स टू की जो साइन है वो एक्स नॉट के अपोजिट है, तो फिर आपका जो रूट होगा वो एक्स नॉट और एक्स टू के दरमियान होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी, एक्स टू जो हमने निकाला है इसकी साइन अपोजिट है एक्स वन से, तो फिर हमारा रूट जो है वो एक्स वन एक्स टू के दरमियान में होगा। तो आपको ये देखना होगा कि नया वाला जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी उसकी साइन पिछले वाले किसके अपोजिट है, जिसके अपोजिट है आप उस इंटरवल में जाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। तो फर्ज कर लें अगर एक्स टू जो है वो एक्स नॉट के अपोजिट था, तो अब मेरा जो असल रूट हैगा वो एक्स नॉट और एक्स टू के दरमियान होगा। अब इनके दरमियान कहाँ होगा, मैं इसको मजीद जो है वो बाइसेक्ट करूँगा, एक्स नॉट और एक्स टू का मिड पॉइंट निकालूंगा जो एक्स थ्री हो जाए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं जी एक्स नॉट के की साइन और एक्स टू की साइन अपोजिट नहीं है बल्कि एक्स टू और एक्स वन की है, तो फिर मेरा जो रूट होगा वो एक्स वन और एक्स टू के दरमियान होगा, तो नीचे वाला एक्स थ्री। तो जो दो एक्स थ्री के फॉर्मूले आ रहे हैं इनमें से ये दोनों नहीं लगेंगे, कोई एक लगेगा। डिपेंड करेगा कि आपका जो एक्स टू आया है इसके ऊपर फंक्शन की साइन एक्स नॉट के अपोजिट है या एक्स वन की फंक्शनल वैल्यूज के अपोजिट है। जिसके अपोजिट होगी उसी इंटरवल में जाएंगे, दूसरे को बिल्कुल छोड़ देंगे। और इस तरीके से ये जो एल्गोरिथम है ये रिपीट होता चला जाएगा। हर बारी में आप अपने इंटरवल को हाफ कर रहे होंगे। कैसे हाफ कर रहे होंगे, बाइसेक्ट करने से, बाइसेक्ट करके। अब ऑब्वियसली ये सिलसिला चलता चला जाएगा, कहाँ जाकर रुकेगा, जब आपको आपका डिजायर्ड रूट मिल जाए। ठीक है,
ऑब्वियसली बातें थोड़ी सी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो रही थी, इसमें कॉन्क्रीटनेस ज़रा कम थी। अब हम जब एक एग्जांपल लेंगे तो एक्चुअली जितनी डिस्कशन हमने करी थी जो बड़ी आप कह लीजिए बोरिंग सी चीज़ थी, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी लुब्रिकेटिंग हो जाएगी और आसान भी आपको लगेगी। तो नाउ वी हैव the algebraic equation x cube minus 9x plus 1 and we are asked to find the root of this equation। और उसने खुद ही कह दिया कि इसका रूट जो है वो 2 और 4 के दरमियान में और आपने ये रूट निकालना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो अगर 2 और 4 के दरमियान में है तो ऑब्वियसली फिर आप करेंगे ये कि पहले इस फंक्शन की 2 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 2 निकालेंगे, और इस फंक्शन की फिर आप 4 पर वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 4 निकालेंगे। इन दोनों पर जो फंक्शन की वैल्यूज आए उनकी साइन अपोजिट होनी चाहिए। तो ज़रा इसको चेक कर लें। देखिए हमने अपने फंक्शन को पहले एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया, उसके बाद हमने एक्स की जगह पे एक बार 2 रखवाया तो -9 मिला, 4 रखवाया तो 29 मिला। आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फंक्शन की वैल्यू जो 2 पर आई है वो नेगेटिव में आई है और 4 पर आई है पॉजिटिव में आई है। क्योंकि ये फंक्शन 2 और 4 के दरमियान कंटिन्यूस है तो आईवीपी यानी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के हिसाब से कम एक एक्स की ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी 2 और 4 के दरमियान जहाँ ये फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 जीरो हो जाएगा। या ग्राफिकली ये फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। Therefore, f of 2 f of 4 का जो प्रोडक्ट है इट इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव एंड हेंस द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। अब यहाँ हमने डिस्कशन करी थी बाइसेक्शन मेथड की थ्योरी में, हम 2 को x नॉट कंसीडर कर लेते हैं और 4 को x में। और अब हम ये तो हमें पता है 2 और 4 के दरमियान में है, लेकिन 2 और 4 के दरमियान में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वक्त जिन लोगों से मुखातिब हूँ ये कैलकुलस वगैरह और मैथ्स के बाकी कोर्सेज पढ़ चुके हैं, तो 2 और 4 के दरमियान बच्चों एक नंबर नहीं होता। अगर किसी के जहन में आ रहा है 2 और 4 के दरमियान तो एक ही नंबर होता है, 3 नहीं। 2 और 4 के दरमियान तो इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर्स हैं, क्योंकि 2 और 4 के दरमियान 2.00001 भी है और 2 और 4 के दरमियान 3.99999 भी है। और फिर इस बीच में तो आप सोच ही सकते हैं कि इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं। अब इतने नंबरों में से हम कैसे रूट की तरफ पहुंचेंगे, उसका आसान तरीका है कि आप बजाय 2 से 4 तक जाए, आप इस इंटरवल को हाफ करें। वो हाफ कैसे होगा, आप इन 2 और 4 का मिड निकाल लीजिए और वो मिड जब आपने निकाला तो वो 3 आया। इस 3 को आपने x2 कह दिया। अब आप बजाय 2 से 4 तक रूट ढूंढने के या तो 2 से 3 तक ढूंढेंगे या फिर 3 से 4 तक। ये कैसे बदलेगा कि मुझे 2 से 3 तक इंटरवल कंसीडर करना है या 3 से 4 तक। उसके लिए जो नया आपके पास एक्स आया है 3, इस 3 के ऊपर भी आप अपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 में आप 3 रखवाएं। जब आप 3 रखवाते हैं तो देखिए बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 आया, यानी एफ ऑफ 3 की जो साइन है वो प्लस है। अब आपने देखना ये है कि ये तो प्लस है, पिछले वाले दोनों में से कौन सी वाली इसके अपोजिट यानी नेगेटिव थी। एफ ऑफ 3 में दोबारा बोल रहा हूँ पॉजिटिव आई, तो ये पॉजिटिव है। तो दूसरा कौन सा आप लेंगे जो नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा था, एफ की वैल्यू जब 2 पर हमने निकाली थी वो -9 आई। तो इसका मतलब ये है कि मेरा रूट जो है वो लाई करेगा 2 और 3 के बीच। अब वो जो 4 था वो खत्म हो गया। अब मुझे 3 से 4 नहीं जाना, मुझे 2 से कहाँ जाना है 3। तो कहीं ना कहीं मेरी जो सर्च है रूट की वो पहले 2 से 4 थी, अब वो 2 से कहाँ हो गई है 3 हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि 3 और 4 के दरमियान नहीं होगा, क्योंकि 3 पे भी पॉजिटिव है 4 पे भी पॉजिटिव है। जब दोनों पर पॉजिटिव है तो 3 और 4 के दरमियान मेरा जो फंक्शन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन 2 और 3 के दरमियान यकीनन ये मेरा जो ग्राफ है फंक्शन का वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो यही बात हमने नीचे लिख दी है कि सो दैट एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 लेस देन 0 दैट द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब 2 और 3 में भी तो बहुत सारे नंबर हैं भाई तो 2 से 3 तक सर्च करना ज़रा मुश्किल है। मैं इसको भी ज़रा आधा करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं अब 2 और 3 का जब मिड निकालता हूँ तो वो आ गया 2.5। अब मुझे 2 से 2.5 के दरमियान रूट देखना है, या मैं 2.5 से 3 का इंटरवल लूँगा, वही तरीका जो अभी बताया था
2.5 पर दोबारा फंक्शन की अपने वैल्यूज़ निकाली। जब हम वो वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ वैल्यू निकाली तो नहीं है हमने, लेकिन मैंने ये बता दिया कि एफ ऑफ 2.5 पे जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी, यानी नेगेटिव आएगी। तो 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो अब मैं दूसरी वैल्यू कौन सी लूँगा जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस पे थी आप देखें, पिछली स्लाइड पे वापस आ जाए। तो 2 पे थी या 3 पे थी? 3 पे थी। तो मैं आप क्या लूँगा, 2.5 और 3 लूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो दैट एफ ऑफ 2.5 एंड एफ ऑफ 3 लेस देन 0। अब मेरा जो रूट लाई करेगा वो 2.5 से 3 के दरमियान है। एक्स की वैल्यू जो मेरे फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी वो 2.5 से 3 के दरमियान होगी। अब अगेन 2.5 से 3 के दरमियान भी बहुत है, तो मैं इसको मज़ीद क्या कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ। जब मैं इसे मज़ीद हाफ कर रहा हूँ तो ये 2.75 मिलेगी। अब 2.75 से 3 पे जाना है, या 2.5 से 3 2.75 पे जाना है, उसके लिए दोबारा मैं 2.75 पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा और देखूंगा इस फंक्शनल वैल्यू की जो साइन आ रही है उसकी अपोजिट साइन 2.5 पर या 3 पर, जिस पर भी होगी फिर मेरा वो नया इंटरवल बन जाएगा। तो इस तरह हर स्टेप में आप अपने इंटरवल को क्या करते रहेंगे, हाफ करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आप असल रूट के करीब करीब पहुंच जाएंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को एक सवाल की शक्ल में दिखाया है। आप देख सकते हैं एक टेबल की शक्ल में दिखाया है, सॉरी, कि हमने यहाँ पे लिखा है एन। एन यहाँ नंबर ऑफ आइट्रेशन है। तो जब हमने दूसरी आइट्रेशन करी तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। ये x2 था हमारे पास, x2 3 आया था, और इस पे 3 पे फंक्शन की वैल्यूज 1 आई थी प्लस। अगली बार 2.5 आई और इस पे माइनस में आई। उससे अगली बार 2.75 आई माइनस 2.95 आई। तो हम ये एक्स की वैल्यू निकालते चले जाएंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू बतदरीज जीरो के करीब करीब होती चली जा रही है। और हम तो कह ही क्या रहे हैं शुरू से कि वो हमारा रूट होगा जिस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। तो 2.9375 जो हमारी आखिरी वैल्यू है इस टेबल में, इस पर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, लेकिन जीरो के बहुत
जी, तो आप देख रहे हैं कि सॉरी इंटरप्शन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। तो आपने देखा कि जब x की वैल्यू 2.9375 है, तो हमारा जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, लेकिन जीरो से बहुत ज़्यादा करीब है, -0.090। तो अगर आप और इंटरवल को अपने हाफ करेंगे और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो वो और इस आखिरी वैल्यू से भी ज़्यादा करीब होगी जीरो की। और हाफ करेंगे तो मतलब जितना आप आइट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी जो है आप कह सकते हैं कि आपकी जो एक्स की वैल्यूज़ है वो असल रूट के करीब होती चली जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो हमें रुकना होता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी पड़ेगा। अगर हम इसे चलाते ही चले जाएँ तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। अब कहाँ रुकना पड़ेगा, ये भी एक अच्छा सवाल है। हम इसके बारे में आपको 2-3 तरीके बताएंगे कि जो भी आपका रूट फाइंडिंग मेथड रहेगा, उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होता है, उस मेथड को हम रोकेंगे कहाँ, उसके क्या तरीके कार हैं ये रोकने के, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। ठीक है। तो बहरहाल ये जो है वो हम इसकी एक आध एग्जाम्पल और भी जो है वो देखेंगे अभी। जी, तो हमने बाइसेक्शन मेथड को जो है वो डिस्कस किया। इस एग्जांपल को एक बार फिर से देख लेते हैं। x³ - 9x + 1 = 0 अलजेब्राइक इक्वेशन की हमने इसका रूट जो है वो फाइंड आउट किया। जिस इंटरवल में हमें कहा गया था वो 2 to 4 था। हमने 2 और 4 पर जब इस फंक्शन की वैल्यू निकाली तो वो अपोजिट आई, लिहाजा IPP के हिसाब से 2 और 4 के दरमियान कहीं ना कहीं इसका रूट होगा। तो बाइसेक्शन मेथड करता क्या है कि जो इंटरवल होता है उस इंटरवल को आधा कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो 2 और 4 को जब बाइसेक्ट किया तो हमारे पास 3 आया। अब हमें देखना ये है कि हमें 2 से 3 तक जाना है या 3 से 4 तक जाना है, किस इंटरवल को कंसीडर करना है। तो उसका तरीका बताया है कि वो इंटरवल आप कंसीडर करेंगे कि जिसमें जो नई वैल्यू आई है 3, उसका पुरानी वैल्यू 2 या 4 के साथ जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर 3 का 2 के साथ प्रोडक्ट नेगेटिव है तो 2 और 3 को कंसीडर कर लेंगे। और अगर 3 और 4 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है फंक्शनल वैल्यूज का, तो फिर 3 के साथ हम 4 तक चल जाएंगे। जिस पर भी जाएंगे फिर मजीद उसे बाइसेक्ट करेंगे और इस तरीके से हर बार हमारा इंटरवल आधा होता चला जाएगा और हम रूट से जो है अपने करीब पहुँचते चले जाएंगे। ये आपको दिखाया गया था सारा का सारा पिछली बार भी। और ये एंड में हमारे पास 2.9375 जो है वो एक्स की वैल्यूज आई थी। इस पर फंक्शन अगर एग्जैक्टली जीरो नहीं है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा करीब करेगा। और अगर इस इंटरवल को मजीद हाफ करते तो ऑब्वियसली आपका जो एक्स का आंसर रहेगा वो असल रूट के और करीब हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब ऑब्वियसली आपके पास बुक भी आपको रिकमेंड कर दी गई थी। आप इस बुक पे से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बुलजैनो मेथड के या बाइसेक्शन मेथड के जो है वो देख सकते हैं। मेरा ख्याल है हमें इस
लेक्चर को यहाँ रोकना चाहिए। और जैसे कि आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है, अगली जो हमारी मुलाकात होगी, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें हम रूट फाइंडिंग का एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसे रेगुलर फाल्सी मेथड कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी बाइसेक्शन मेथड की तरह एक आइटरेटिव मेथड है। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि जो हम रूट निकालने लगे हैं अपने फंक्शन का, उसकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कहाँ है। तो कोई इंटरवल हमें पता होना चाहिए, ना पता हो तो हमें खुद इंटरवल में मालूम करना पड़ेगा, जिसमें हम रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये किस तरह से बाइसेक्शन मेथड से मुख्तलिफ होगा, इसके ऊपर भी जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।